नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएम ग्रुप पर। साथियों, बीपीएससी टीआरई 3.0 जो 15 मार्च 2024 को 2 पालियों में हुए। प्रथम पाली में 6 to 8, द्वितीय पाली में कक्षा प्रथम से 5वीं तक के लिए, और दोनों पालियों का प्रश्न पत्र परीक्षा से पूर्व ही लीक हो चुके थे, जिसका बिहार पुलिस के आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा 14 मार्च 2024 से ही छापेमारी शुरू हो गई थी। 14 मार्च 2024 को रात्रि में पटना से छापेमारी कर वहां से कई शिक्षक अभ्यर्थी और सॉल्वर गैंग पेपर लीक माफिया को पकड़ा गया। उसके बाद 15 मार्च 2024 को सुबह 5:30 बजे झारखंड के हजारीबाग में छापा मार करके लगभग 300 शिक्षक अभ्यर्थी एवं 5 से 7 सॉल्वर गैंग सदस्यों को पकड़ा गया। साथ ही वहां से कई सारे अन्य सामग्री जब्त किए गए, जिसमें पेन ड्राइव, लैपटॉप, प्रोजेक्टर, ब्लैंक चेक, कैश, मूल दस्तावेज, एडमिट कार्ड एवं अन्य कई सारे सामग्री जब्त किए गए। उसके बाद परीक्षा आयोजित होती है 15 मार्च 2024 को, और कुछ दिनों तक बीपीएससी आयोग के द्वारा इस बात को लेकर के टाल मटोल किया जाता रहा कि आर्थिक अपराध इकाई अभी तक उसे ठोस सबूत नहीं दी है, जिसके आधार पर बीपीएससी टीआरई 3.0 को रद्द किया जाए। जबकि 15 मार्च 2024 के तुरंत बाद बिहार पुलिस के आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा एक विज्ञप्ति जारी कर और उसमें पूरे समय तिथि के साथ पूरे पेपर लीक मामले को उन्होंने उजागर किया और कौन कौन से सामग्री जब्त किए हैं, कितने सॉल्वर गैंग सदस्य पकड़े गए हैं, पेपर लीक माफिया पकड़े गए हैं और कितने शिक्षक अभ्यर्थी पकड़े गए हैं, ये सारे बातों का जिक्र जो है उन्होंने उस प्रेस विज्ञप्ति में किया। बावजूद इसके बीपीएससी आयोग टाल मटोल करते रहा। उसके बाद बहुत ही गंभीर एक वाकया होता है, जिसके कारण सभी छात्र छात्राओं, शिक्षक अभ्यर्थी, छात्र नेता, शिक्षक नेता के मन में संदेह उत्पन्न हो गया है। वह संदेह के घेरे में कौन है? तो वे हैं खान सर और अशोक चौधरी। उसके पीछे का मूल कारण क्या है? तो कारण यह है कि आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी करने के बाद खान सर अशोक चौधरी से मिलते हैं। अशोक चौधरी और खान सर का मुलाकात होता है, क्या कुछ बात होता है, यह तो उनके बीच ही रहता है, न हमको पता नहीं और किसी को पता। उसके बाद अशोक चौधरी मीडिया के सामने आते हैं और यह अशोक चौधरी से जब मीडिया के रिपोर्टरों के द्वारा पूछा जाता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 पेपर लीक के मामले में आपका क्या राय है, क्या कहना है, तो वे साफ साफ इनकार कर जाते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का पेपर लीक हुआ ही नहीं है। उन्होंने साफ साफ कहा कि नहीं हुआ है। कौन कहता है पेपर लीक हुआ है? बीपीएससी आयोग के पास कोई ठोस सबूत नहीं है, परीक्षा नहीं रद्द होगा। इस तरह से वे बयानबाजी करते हैं। अब जो है, इस प्रकार के बयानबाजी करने के बाद सभी उनके बयान को जब सुनते हैं तो सभी की नजरें उन पर गड़ जाती है कि आखिर खान सर इनसे मिलने के बाद ये मीडिया से रूबरू होते हैं। रिपोर्टर के द्वारा जब पूछा जाता है पेपर लीक मामले पर, तो ये कहते हैं कि पेपर लीक हुआ ही नहीं है, परीक्षा कैंसिल नहीं होगा। जबकि इनके बयान के पूर्व ही आर्थिक अपराध इकाई जो है प्रेस विज्ञप्ति जारी कर चुका है, सारे सबूत दे चुके हैं। तो बावजूद इसके ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो सवाल के घेरे में आना लाजमी था। अब सवाल उठने शुरू हो गए। उसी समय से अशोक चौधरी का विरोध होना शुरू हो गया और खान सर को भी जांच के लिए ईओयू से प्रार्थना होने लगे, गुहार होने लगे। लेकिन अब तक इस बाबत कोई प्रयास नहीं किया गया है ईओयू के द्वारा, अर्थात आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा। हालांकि इसमें कहां तक सच्चाई है, अशोक चौधरी आखिर बयान क्यों दिए, अब तक उन्होंने स्पष्टीकरण नहीं दिया है। साथ ही जब से पेपर लीक हुआ है तब से खान सर और शशि शरण सर पे भी सवालिया निशान खड़े होते रहे हैं, लेकिन उन्होंने अब तक खंडन नहीं किया है। तो जब तक आर्थिक अपराध इकाई के जांच के घेरे में ये नहीं आते हैं और स्पष्ट नहीं हो जाता है कि हाँ, इनका भी कोई पेपर लीक मामले में किसी भी हद तक हाथ है, तो फिर यह कहना मुश्किल है कि खान सर, शशि शरण सर या फिर अशोक चौधरी जैसे लोग पेपर लीक मामले में संलिप्त रहे हों। संदिग्ध हम कह सकते हैं, संलिप्त नहीं कर सकते हैं जब तक कि जांच नहीं हो जाता है। अब अशोक चौधरी की इस बयान के कारण शिक्षक नेता, छात्र नेता सभी आगामी लोकसभा चुनाव में इनका विरोध करने के लिए गुहार लगा रहे हैं। तो अशोक चौधरी को तो टिकट मिला नहीं है, चूंकि वे बिहार सरकार के कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री हैं। तो टिकट लोकसभा का मिला किसे है? तो वह टिकट मिला है अशोक चौधरी जी के सुपुत्री को। और आपको जानकर के हैरानी होगा कि खुद अशोक चौधरी विधान परिषद के सदस्य हैं, कैबिनेट में मंत्री भी हैं, और ये जदयू अर्थात नीतीश कुमार के पार्टी के नेता हैं। जबकि इनकी बेटी को, इनकी सुपुत्री को समस्तीपुर सुरक्षित क्षेत्र से जो टिकट मिला है वह माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घोर विरोधी चिराग पासवान के पार्टी से मिला है। ऐसा कैसे संभव हो पाता है कि बाप जदयू का नेता हो और जदयू के पास खुद लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए भाजपा के साथ अलायंस में वो स्पष्ट रूप से 19 सीटों पर वो लड़ रही है चुनाव, और बावजूद इसके जदयू नेता अशोक चौधरी को अपनी सुपुत्री के लिए टिकट का गुहार चिराग पासवान से लगाना पड़ता है, जुगाड़ लगाना पड़ता है, और तमाम गुहार और जुगाड़ के बलबूते अशोक चौधरी कामयाबी हासिल कर लेते हैं।
और अशोक चौधरी के सुपुत्री को चिराग पासवान के पार्टी से समस्तीपुर एससी सुरक्षित क्षेत्र से उनको लोकसभा का टिकट मिल जाता है। अब क्या यह एक ही परिवार, पिता किसी और पार्टी में, पुत्री किसी और पार्टी में, तो क्या जो पार्टी का जो संविधान है क्या उसका उल्लंघन नहीं होता है? क्योंकि जदयू में हमने देखा है कि कई दफा इस प्रकार के जब मामले हुए हैं तो पार्टी से निष्कासित उन्हें कर दिया गया है। औरंगाबाद के सांसद सुशील कुमार सिंह को इसलिए निष्कासित कर दिया गया था क्योंकि इन्होंने अपने भाई को औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी से टिकट दिलवाए थे और लड़वाए थे चुनाव, इसलिए इनको निष्कासित कर दिया गया था। तो क्या जदयू के कैबिनेट मंत्री अशोक चौधरी को माननीय नीतीश कुमार इस आधार पर वे निष्कासित करेंगे कि उन्होंने अपनी सुपुत्री को चिराग पासवान की पार्टी से टिकट दिलवाया है? शायद नहीं। लेकिन अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर चिराग पासवान को कौन सी मजबूरी हुई कि उस महिला को वो टिकट देते हैं अपनी पार्टी से जिनके पिता उनके घोर विरोधी नीतीश कुमार के पार्टी में कैबिनेट मंत्री हैं। आखिर क्या जरूरत पड़ गया? एससी सीट सुरक्षित था समस्तीपुर, तो क्या चिराग पासवान को और कोई दलित नेता नहीं मिल रहा था जिन्हें वहां से उतारा जा सके? तो खैर अंदरूनी मामले कुछ और होते हैं, काफी कुछ जुगाड़ लगाने पड़ते हैं टिकट पाने के लिए। तो हो सकता है जुगाड़ बैठा होगा, डीलिंग कंप्लीट हुआ होगा और उस जुगाड़, उस डील के जरिए अशोक चौधरी अपनी सुपुत्री को टिकट दिला पाने में कामयाबी हासिल कर लिए होंगे। खैर वो राजनीतिक मसला है, कौन किसको टिकट देगा, लेकिन मुख्य जो मुद्दा है वह है हमारे शैक्षणिक जगत से जुड़ा हुआ कि जब अशोक चौधरी जिस समय बयान दे रहे थे उसके पूर्व ही जब आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा यह विज्ञप्ति जारी करके और कह दिया गया था कि पेपर लीक हुए हैं, बावजूद इसके अशोक चौधरी जो खान सर से मिलने के बाद ऐसा बयान क्यों जारी करते हैं? तो संदेह के घेरे में अब तक है। छात्र नेता, शिक्षक नेता उनके जांच की मांग कर रहे हैं कि आर्थिक अपराध इकाई अशोक चौधरी का भी जांच करे, खान सर का भी जांच करे। हो सकता है कि इनकी संलिप्तता हो, क्योंकि खान सर क्यों आखिर चुप्पी साधे हुए हैं, क्यों खंडन नहीं कर रहे हैं? अशोक चौधरी जो उन्होंने बयान दिया और उसके 2 दिनों के बाद, जिस दिन बयान आया उसके 2 दिन के बाद बीपीएससी आयोग पेपर लीक मानता है और 15 मार्च 2024 को हुए परीक्षा को रद्द करता है। तो उसके बाद अशोक चौधरी क्यों नहीं मीडिया से रूबरू होकर के उन्होंने अपना गलती स्वीकारा, माफी मांगा? सवाल ये है। तो अब क्या कुछ होगा, यह तो आर्थिक अपराध इकाई पे टिका हुआ है कि उसकी जांच की कड़ी कहां-कहां तक जुड़ती है, किन-किन के गिरबान तक पहुंचती है। फिलहाल अभी आर्थिक अपराध इकाई ने कई प्रश्न भेजा है बीपीएससी आयोग को, उसका संतोषजनक यदि उत्तर नहीं आता है तो फिर कार्रवाइयां बीपीएससी आयोग पर होंगी। साथ ही जांच के घेरे में प्रिंटिंग प्रेस के सीईओ, मैनेजर, वर्कर भी हैं और उसके साथ साथ जो माफिया लोग जो पकड़े गए हैं 5-7, उन लोगों से पूछताछ अलग अलग चल रही है। किन-किन का नाम वो लेते हैं, कौन-कौन से और बड़े अधिकारी, बड़े नेता, मंत्री, सांसद, विधायक इसमें संलिप्त हैं, कुछ ही दिनों में सभी खुल करके सामने आ जाएंगे। फिलहाल पेपर लीक मामले में प्रिंटिंग प्रेस, बीपीएससी आयोग, कई नेता और कई जो धांधली सेटिंग करने वाले सक्रिय गैंग के सदस्य और माफिया हैं, शिक्षा माफिया हैं, नौकरी माफिया हैं, पेपर लीक माफिया हैं, वे सभी इसमें संलिप्त हैं और सभी पर गाज बेहद जल्द गिरने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय